नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड में अब सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होगी। हेमंत सरकार ने सीबीआई को दी गई विशेष अनुमति को वापस ले लिया है। इसे लेकर सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं, यानी कि अब सीबीआई को झारखंड में जांच करने के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। इसके साथ ही झारखंड बगैर अनुमति सीबीआई जांच पर रोक लगाने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा और मिजोरम ने भी पहले राज्य सरकार की अनुमति के साथ ही राज्य में सीबीआई जांच करने की शर्त लगा रखी है। तो झारखंड सरकार का यह बड़ा फैसला, जिसमें हेमंत सरकार ने सीबीआई को दी गई विशेष अनुमति को वापस ले लिया है, यानी कि अब सीबीआई को झारखंड में जांच करने के लिए राज्य सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी और इसके बाद ही सीबीआई झारखंड में जांच कर सकती है। तो पूरे मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून के तहत राज्य में शक्तियों और न्याय क्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। सीबीआई को अब झारखंड में शक्तियों और न्याय क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो झारखंड सरकार, जो कि तत्कालीन बिहार द्वारा 19 फरवरी 1996 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी। अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगा। खबर बांका से, जहां कोलकाता से चोरी किए गए 30 लाख रुपए के गहने को बांका से बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कोलकाता के जेवर कारोबारी के नौकर राजेश यादव को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि राजेश यादव जेवर कारोबारी के यहां से 40 लाख रुपए मूल्य का गहना लेकर भाग गया था। करीब 10 लाख रुपए के मूल्य के गहने को वो बेच चुका है। फिलहाल कोलकाता पुलिस राजेश यादव को अपने साथ ले गई है। गया जंक्शन से लंबी दूरी की ट्रेन से सफर शुरू करने वाले रेल यात्रियों की कोरोना जांच अभी भी की जा रही है। इसके लिए रेलवे ने जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कर्मचारियों को तैनात कर रखा है, जो यात्रियों के आरक्षण की सीट का मिलान करने के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए शरीर के तापमान की जांच कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया ने। कोरोना के लेकर गया जंक्शन पर अभी भी जांच पड़ताल चल रही है। जो भी यात्री यहां से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और जिनका रिजर्वेशन होता है, उनकी जांच की जाती है। पहले जो भी यहां आते हैं यात्री, गया जंक्शन पर पहले उनका मिलान किया जाता है, नाम का और बर्थ का, और उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। अगर टेम्परेचर किसी तरह ज़्यादा रहता है तो फिर उन्हें रोक दिया जाता है। तो जो टीम है, अलग अलग टीम लगातार 24 घंटे शिफ्ट वाइज यहाँ काम करती है, और जो भी यात्री यहाँ जाते हैं वो इस जांच प्रक्रिया से ही गुजरने के बाद ही उनको ट्रेन में पकड़ने की, ट्रेन से आगे जाने की इजाज़त दी जाती है। तो अभी भी चूँकि कोरोना का मामला कई इलाकों में फिर से एक बार बढ़ने लगा है, तो गया जंक्शन पर जो जांच है वो जांच प्रक्रिया अनवरत जारी है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के बाद बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई पर ही निर्भर हो गए हैं। हालात ये हो गया है कि 7 महीने बाद क्लास 9 से 12 तक के स्कूल खुलने के बाद भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। टीचर क्लासरूम में बच्चों का इंतजार कर रहे हैं और बच्चों से स्कूल आने की अपील की जा रही है। ऐसे ही एक स्कूल का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने, जहां टीचर बच्चों का इंतजार करते दिख रहे हैं। केंद्र सरकार के आदेश के 1 माह बाद भी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। या तो निजी स्कूल की बात करें या सरकारी स्कूल की बात, तमाम जगहों पर 50% शिक्षक रोज स्कूल आ रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं आते हैं। मजबूरन शिक्षक ऑनलाइन क्लास से ही काम चला रहे हैं। हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखा पा रहे हैं पटना के डीएवी स्कूल बोर्ड कॉलोनी की, जहां पर 50% टीचर जो आज मौजूद हैं वो इंतज़ार इसी तरह से करते रहते हैं कि शिफ्ट के आधार पर बच्चे स्कूल आएँ, लेकिन देख सकते हैं कि एक भी बच्चे नहीं हैं। बाजार में कोरोना का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बाकी जगहों पर मंदिर का पट खुल गया है, लेकिन स्कूल में अगर बात करेंगे तो हालात अब भी असामान्य ही लगते हैं।
सर, हम लोग पिछले 1 महीने से सरकार के आदेश के बाद से इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चे अब स्कूल आएंगे, क्योंकि बच्चों में सभी बच्चों ने 100% बच्चों ने सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का यूज़ करते हुए LOC आकर के भरा है स्कूल में, पेरेंट्स के साथ आकर के भरा है, लेकिन क्लास करने के लिए बच्चे टर्न अप नहीं हो पा रहे हैं। रोज आते होंगे आप, क्या लग रहा है बच्चे आना चाहते ही नहीं है, फिर पेरेंट्स रोक रहे हैं? नहीं सर, असल ऐसा है ना कि बच्चे तो आ नहीं रहे हैं। हम लोग बच्चों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चूँकि अगर आपको डाउट हो कहीं पर भी, ऑनलाइन पढ़ाने के बाद बहुत सा चीज़ ऐसा है कि जो हम बोल पाते हैं बच्चे सुन लेते हैं, लेकिन अगर डाउट क्लियर करने के लिए स्कूल में आए पेरेंट्स के परमिशन लेकर, तो हम लोग सब टीचर अवेलेबल हैं और यहाँ पर जो बताएंगे उनको ज़्यादा क्लियर होगा। आप मानते हैं कि ऑनलाइन जो शिक्षा आप लोग दे रहे हैं उससे बच्चे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, या आप भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं? देखिए, हम लोग 50% संतुष्ट नहीं हैं। नहीं, अभी तक तो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि करीब करीब सारी चीज़ें खुल चुकी है। बच्चे बाहर बाजार में घूमते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, लेकिन विद्यालय आने के लिए न जाने क्यों माता पिता बच्चों को आदेश नहीं दे रहे हैं, उन्हें कन्विंस नहीं कर रहे हैं। तो मेरा बच्चों के माता पिता से ये गुजारिश है कि अब बोर्ड की परीक्षा का समय आने वाला है और करीब करीब सारी चीज़ें सही हो रही हैं धीरे धीरे, तो बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क वगैरह का यूज़ करते हुए उन्हें स्कूल भेजें। स्कूल भेजें। और न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि हालात अगर आपको सामान्य दिख रही, स्कूल में व्यवस्था अगर समुचित नज़र आ रही है, तो आप जरूर बच्चों को स्कूल भेजें। जाहिर है केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया, लेकिन बिहार के बच्चों को स्कूल आने से डर लग रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जहानाबाद के लाल गोपाल शर्मा उर्फ सोनू शहीद हो गए। शहीद गोपाल शर्मा जहानाबाद के कल्पा गांव के रहने वाले थे। गोपाल CRPF के 170वीं बटालियन में तैनात थे। सितंबर महीने में वो छुट्टी बिताकर बीजापुर में ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचे थे। गोपाल की शहादत की खबर मिलने के बाद उनके गांव में मातम पसरा हुआ है। किसान कौशलेंद्र शर्मा के छोटे बेटे गोपाल 2017 में CRPF में भर्ती हुए थे। बात हुई थी आपकी बात तो हम पूछे थे कि फिर कब आएगा, तो 20 तारीख बुद्धि है छुट्टी के लिए। 20 तारीख के आने की बात बोले थे, छुट्टी के लिए दिए, आने के लिए नहीं। मंजूर हो जाएगा तो आएंगे। अच्छा। पूर्णिया के 22 अनुमंडल की जनता हर साल बाढ़ और कटाव की पीड़ा झेलती है। आजादी के 73 सालों बाद भी यहाँ के कई गांवों तक जाने का एकमात्र साधन नाव ही है। ऐसे में आए दिन हादसे की आशंका बनी रहती है। यहाँ के 2 विधानसभा अमौर और बायसी में रोजगार के साधनों का अभाव है। इलाके में अब तक विकास कार्यों को लेकर के कोई कदम नहीं उठाए गए। जनता में इस बात को लेकर नाराजगी है। बायसी के सिमलबाड़ी में क्या है जनता का मूड, जानने की कोशिश की पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। सिमलबाड़ी गांव में, और यहाँ पे एक चाय की दुकान है। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ। आइए हम इन्हों से बात करते हैं कि आखिर यहाँ चुनाव की क्या स्थिति है, क्या अपने जनप्रतिनिधि से ये लोग कितने खुश हैं, इस इलाके की क्या बड़ी समस्या है। ये बताइए कि इस इलाके की क्या बड़ी समस्या है। हाँ, बहुत भारी समस्या है। हम लोग बदलाव चाहते हैं। आखिर क्यों? हम लोग को जो बाढ़ पीड़ित का पैसा था वो नहीं मिला हम लोग को। हम लोग गरीबी रेखा से नीचे में, वही बाढ़ का जो है हम लोग को पैसा कौड़ी नहीं मिला। बहुत जो है तकलीफी हाल में जा रहे हैं। MLA MP कुछ नहीं हम लोग का पीछे कोई काम नहीं करते हैं। अच्छा, इस इलाके में कई नदियाँ भी है, कटाव बहुत नदी है। नदी से एकदम भरपूर है। नदी से कटान से हम लोग तबाह। अच्छा, घर द्वार धस गया, कितना उलट गया बारिश से। तो उसके लिए आपके जनप्रतिनिधि कुछ कर रहे हैं कि नहीं, कोई सहयोग कर रहे हैं? कोई सहारा नहीं। अभी चुनाव का समय जी, क्या चाहती है यहाँ की जनता? यहाँ का जनता विकास चाहती है, जातिवाद नहीं चाहती है, भाईचारा चाहती है यहाँ का इंसान। यहाँ के अब तक राजद कांग्रेस ने बस क्या किया, डर दिखा के बस मुसलमानों को वोट लिया, बस उसको डरा के ये किया। अभी बदलाव चाहता है। किस तरह का बदलाव? बदलाव चाहिए अभी,
अभी मतलब विकास पुरुष होना चाहिए। का हालत तो ठीक है साहब, लेकिन रोज ही नहीं चलता है। हम लोग को रिटायर कर दिया है, समझे। रोजगार का कोई उपाय नहीं है यहाँ। रिटायर जो कर दिया है तो हम लोग कैसे कमाएं, कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे। इस इलाके में विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं हुआ। ऐसे में लोग बदलाव चाह रहे हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है और कौन यहाँ का सिरमौर बन पाता है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 बायसी पूर्णिया। 2006 में जब एक युवा कलेक्टर देवास आया तो एक सूखी भूमि थी। उनके दफ्तर में आने वाले गांव के सभी लोग उनसे कुछ करने का अनुरोध करते। उमराव ने बड़े किसानों के पूरे समुदाय को एक बहुत ही अनोखी आर्थिक दलील के साथ जुटाया। एक ऐसा तर्क जिसने जमीन को हरा भरा कर दिया और न केवल बड़े किसान बल्कि हर किसान समृद्ध हो गए। उमराव का मॉडल आज भी दुनिया में सबसे अच्छे मामलों में से एक है। दो 2006 में उमाकांत उमराव देवास के जिला कलेक्टर के रूप में पहुंचे। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं ज्वाइन किया तो बहुत लोग कलेक्टर से मिलने आते हैं। किसी भी सेगमेंट से, सोसाइटी से मेरे पास जो आए थे मिलने, उनकी चर्चा का कोई विषय रहा होगा, लेकिन लास्ट पॉइंट उठने के पहले एक बोलते थे कि सर पानी के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ये रेगिस्तान बन जाएगा। फैक्ट ये है, केवल रूरल एरियाज को देखें तो मोर देन 90% वाटर केवल हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। इसको यदि आप इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में देखें तो ये है कि 90% वाटर रूरल एरियाज में हम प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिट के लिए करते हैं यूज। तो हमारे नैरेटिव्स में ये आना चाहिए कि हम कैसे गांव की जो 66% 70% पॉपुलेशन है, उसकी जो इकोनॉमिक नीड है जिसकी वजह से पानी यूज हो रहा है, उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे विदाउट कंप्रोमाइजिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर। इस मॉडल के तहत सभी बड़े किसान जो सिंचाई के लिए अधिकांश भूजल का उपयोग करते थे, वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए अपने भूमि पर बड़े लेकिन लागत प्रभावी खेत तालाबों को खोदने के लिए आश्वस्त थे। वो कम अवधि की होने वाली पानी की दिक्कतों से उन्हें निजात दिलाएगा और साल में 2 फसलों के लिए उनके जल संकट का समाधान होगा और उनकी उत्पादकता को बढ़ाएगा। और पूरे क्षेत्र के लिए भूजल को बढ़ावा मिलने से सभी छोटे किसानों को लाभ होगा।